लोकसभा चुनाव में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस ने अपनी गलतियों से सीखने की बात कही और नवंबर में उनके नेतृत्व में बीजेपी को प्रचंड जीत मिल गई। वापसी करने की यही काबिलियत उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का पसंदीदा बनाती है। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार जब महाराष्ट्र की कमान संभालने जा रहे हैं, तब उनके बयान इस वक्त वायरल हैं। खासकर मैं समंदर हूं, लौट कर आऊंगा और मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह भेदना जानता हूं। 5 दिसंबर 2024 को देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की सियासत का नया अध्याय लिखने जा रहे हैं, जब एक बार फिर केंद्र में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र का शासन होगा। दिल्ली में नरेंद्र और मुंबई में देवेंद्र, ये नरेंद्र देवेंद्र का ये फॉर्मूला बीते 5 वर्षों में सुपर हिट रहा है, सुपर हिट। देवेंद्र और नरेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 1+1 2 नहीं होता है। नरेंद्र और देवेंद्र जब साथ खड़े होते हैं तो 11 हो जाता है, 11 हो जाता है। 1 और 11 के मंत्र में विश्वास करने वाली इस जोड़ी की सारे देश भर में चर्चा है। प्रधानमंत्री मोदी के पसंदीदा देवेंद्र फडणवीस की पूरे दमखम के साथ वापसी करने की कहानी छाई हुई है। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ। मुश्किलें जरूर है मगर ठहरा नहीं हूँ। मंजिलों से कह दो अभी पहुंचा नहीं हूँ। बुधवार को जैसे ही देवेंद्र फडणवीस के नाम की मोहर बीजेपी में लगी, पूरा हॉल तालियों के साथ गूंज गया। चौतरफा बधाइयों के बीच देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र विधानसभा में बोली गई लाइनें वायरल होने लगी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा देना, मैं समंदर हूँ, लौट कर वापिस आऊंगा। इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस को सियासत का अभिमन्यु भी कहा जाने लगा, जो विरोधियों की हर सियासी चाल का तोड़ जानता है। जब तक जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरा कोई बाल बाका नहीं हो सकता। और जैसा आपने कहा मेरा अभिमन्यु हुआ है, मैं आपको कह देना चाहता हूं मैं आधुनिक अभिमन्यु हूं। मुझे चक्रव्यूह तोड़ना आता है, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। राजनीति में जो अपनी बात सच साबित करके दिखाता है, उसका ही राज होता है। देवेंद्र फडणवीस ने भी जो कहा वो कर दिखाया, क्योंकि चंद महीनों पहले महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने सियासत का चक्रव्यूह अभेद्य दिख रहा था। लोकसभा में खराब प्रदर्शन से पार्टी बैकफुट पर थी, तो मराठा आंदोलन, संविधान का मुद्दा, जातिगत जनगणना और सत्ता विरोधी लहर महायुति की जीत में चुनौती बनकर खड़ी थी। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने नतीजों के साथ साबित कर दिया कि उन्हें नामुमकिन को मुमकिन करना आता है। वो वाकई में भारतीय राजनीति के आधुनिक अभिमन्यु कहलाने के हकदार है। ऐसा है, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापिस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। देखिए हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया है। महायुति को महाराष्ट्र में महाविजय दिलाकर देवेंद्र फडणवीस सियासी समंदर के तौर पर सीटें बटोरकर मुख्यमंत्री आवास वर्षा में जोरदार वापसी कर रहे हैं, जिसमें चुनौती से पार पाने की खुशी है, तो विपक्षियों के लिए सबक कि देवेंद्र फडणवीस की कहानी खत्म करने वालों को मुंह की खानी पड़ी। मेरा सवाल है, क्या हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने कभी यह सोचा होगा कि उनके पुत्र के राज में हनुमान चालीसा बोलना राजद्रोह होगा और औरंगजेब के कब्र पर जाकर माथा टेकना ये राज शिष्टाचार होगा? क्या उन्होंने कभी सोचा होगा? समंदर की तरह जीत के साथ लौटकर आने वाले फडणवीस और उद्धव के बीच सियासी दुश्मनी बहुत गहरी है। ये उद्धव ठाकरे ही थे जिन्होंने साल 2019 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी से देवेंद्र फडणवीस को हटाया। ये उद्धव ठाकरे ही थे जिन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और देवेंद्र फडणवीस को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस 5 साल पहले की 23 नवंबर की तारीख देवेंद्र फडणवीस कभी नहीं भूलेंगे, जब अजीत पवार के समर्थन से अचानक सुबह राजभवन फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन 80 घंटे चली उस सरकार से जब फडणवीस को विदा लेनी पड़ी, तो याद दिलाया कि मैं समंदर हूँ,
लौट कर आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊंगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस पहले से भी ज्यादा प्रचंड जीत के साथ लौटे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद देवेंद्र फडणवीस के सितारे गर्दिश में थे। लेकिन फिर भी उनके नेतृत्व में बीजेपी 6 महीने बाद अभूतपूर्व 85% स्ट्राइक रेट से 132 सीटों के साथ महाराष्ट्र विधानसभा में लौटी। उनके नेतृत्व में बीजेपी का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। लेकिन इस महाविजय के बावजूद देवेंद्र फडणवीस के लिए एक चक्रव्यूह बाकी था। बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भी देवेंद्र फडणवीस के लिए मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सेफ है, ये सवाल कई दिनों तक बना रहा। लेकिन अंत में जीत फडणवीस के हाथ ही लगी। जो हमारी महायुति थी, अभेद्य इस प्रकार की महायुति थी, महायुति का ये विजय है ऐसा मैं मानता हूं। और साथ साथ मैं हमारे प्रधानमंत्री जी का तो आभार व्यक्त करता हूं, उनके कारण ही हमको ये जीत मिली है। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, जिन्होंने महाराष्ट्र में आकर कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार किया। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार भी जो कभी नहीं कर पाए, वो काम फडणवीस पहले ही कर चुके हैं। फडणवीस महाराष्ट्र के वो नेता हैं जो वसंत राव नाईक के बाद 5 साल सीएम पद पर रहे। लेकिन तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ यकीनन उनके सियासी करियर में मील का पत्थर साबित होगी। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में शुमार हैं। इतनी कम उम्र में महाराष्ट्र के तीसरी बार मुख्यमंत्री की कामयाबी फडणवीस के सियासी करियर में 4 चांद लगा रही है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फडणवीस की राजनीति में एंट्री की बुनियाद कब पड़ी। दरअसल फडणवीस जब 5 साल के थे तो इमरजेंसी के विरोध में उनके पिता गंगाधर फडणवीस को जेल जाना पड़ा। फडणवीस के बाल मन पर उसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो उस स्कूल में पढ़ने गए ही नहीं, जिसका नाम इमरजेंसी लगाने वाली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नाम पर था। फिर इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल की जगह उनके पिता ने देवेंद्र का नाम नागपुर के ही सरस्वती विद्यालय में लिखवाया, जहां से उन्होंने अपनी अधिकांश स्कूली शिक्षा प्राप्त की। मैं सभी जो उम्मीदवार है इस बार, उनसे आग्रह करता हूं जरा आगे आ जाए। देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। महायुति का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसका फैसला भले ही नतीजों के कई दिनों बाद आया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इशारा पहले ही कर दिया था कि उनकी नजर में कौन सबसे आगे है। मैं सभी जो उम्मीदवार है इस बार, उनसे आग्रह करता हूं जरा आगे आ जाए। जो चुनाव लड़ रहे हैं, जो उम्मीदवार है, देवेंद्र जी, आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभाल रहे देवेंद्र फडणवीस का सियासी करियर बुलेट ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ा है। यांचा वोट जिहाद 10 लोकसभेच्या मतदारसंघामध्ये आपल्या पराभवाचं कारण राहिला। याचं कारण आपण जागे नव्हतो, आपण एकत्रित नव्हतो, आणि म्हणून योगीजींनी आपल्याला सांगितलं, बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। आणि आपल्या देशाचे प्रधानमंत्री माननीय मोदीजींनी संदेश दिलाय, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। साल 2013 में वो महाराष्ट्र में बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष बने, तो अगले साल 2014 में पहली बार मुख्यमंत्री। फडणवीस जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने से बड़े कई दिग्गज नेताओं नितिन गडकरी और विनोद तावड़े जैसों को पछाड़ा। नेतृत्व करने की कुशलता को देखकर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें महाराष्ट्र का सीएम बनाकर दांव लगाया। देवेंद्र फडणवीस भी उस पर खरे उतरे और विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को मजबूत करते रहे। तो ये मानता हूं कि
मेरी पार्टी ने मुझे बहुत जल्दी मौका दिया। मैं 21 साल का था तो मैं कॉरपोरेटर बन गया, मैं उसके बाद 2 बार मेयर बना, 3 बार से मैं विधायक हूँ, पार्टी में भी अलग अलग। मेरा उसमें कंट्रीब्यूशन इतना ही है कि जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी उस जिम्मेदारी को पूरे ईमानदारी से मैंने निभाया। मुझे विधानसभा में भेजा तो मैंने विधानसभा में विरोधी पक्ष में रहते हुए लगातार जनता की बात की। मैं जनता का वकील हूँ, जनता के लिए बात करता हूँ। 2014 से 2019 तक मुख्यमंत्री रहने के बाद 2019 में बीजेपी शिवसेना को बहुमत मिला, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर उद्धव ठाकरे अलग हो गए और उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। जून 2022 में शिंदे की शिवसेना से अलग होने के बाद महायुति की सरकार बनी तो फडणवीस को डिप्टी सीएम बनना पड़ा। फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया गया तो उद्धव ठाकरे और एमबीए ने फडणवीस पर खूब ताने कसे। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि फडणवीस राजनीतिक चक्रव्यूह में फंस गए। लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में बीजेपी की हार के बाद कई लोगों को ऐसा लगा कि देवेंद्र फडणवीस की कहानी खत्म हो गई है, लेकिन उन्होंने जोरदार वापसी करके विरोधियों को चौंका दिया। वो असदुद्दीन ओवैसी जाता है और माथा टेकता है और तुम देखते रह जाते हो। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच तीखा टकराव हुआ। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैंने फडणवीस को कभी चैलेंज नहीं दिया, मैंने भाजपा को चैलेंज दिया। फडणवीस की इतनी बड़ी हैसियत नहीं है कि मैं उन्हें चुनौती दूं। उद्धव ने शिवसेना की मीटिंग में यहाँ तक कह दिया कि महाराष्ट्र में या तो हम रहेंगे या देवेंद्र फडणवीस। अरे काय होतास तू, काय झालास तू, अरे वेड्या असा कसा वया गेलास तू। बोलायला तयार नाही आहेत, त्यांना चिंता तुमची नाही आहे, त्यांना चिंता काही मतांची आहे, त्यांना काही मुठभर मतांची चिंता आहे आणि म्हणून ते तोंड बंद करून या ठिकाणी बसलेले आहेत। विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे के विश्वासघात के आरोप का जवाब फडणवीस ने हिंदुत्व से दिया और मैदान मार लिया। जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार, जागो जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो, जागो तो एक बार हिंदू, जागो तो। जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, जागे थे वीर शिवाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, भागे सारे दुश्मन पाजी, मचा दिया संग्राम, जागो जागो तो। पिछले 11 सालों से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी का मुकाबला महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विरासत से था, लेकिन फडणवीस डिगे नहीं और हर चक्रव्यूह को तोड़कर खुद को सियासत का अभिमन्यु साबित करके दिखा दिया। महाराष्ट्र की राजनीति के दिग्गज 83 साल के शरद पवार जब राजनीति में आए थे तो फडणवीस का जन्म भी नहीं हुआ था। जब देवेंद्र फडणवीस 8 साल के थे तब शरद पवार 38 साल की उम्र में महाराष्ट्र के सीएम बन गए थे। आज उन्हीं देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की राजनीति पर ग्रहण लगा दिया। फडणवीस का रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी के साथ तो अच्छा रहा ही है, साथ ही में वो आरएसएस के भी चहेते रहे हैं। यही वो बात है जो उन्हें बीजेपी के बाकी नेताओं से अलग बनाती है। देवेंद्र फडणवीस के पिता गंगाधर फडणवीस बीजेपी के प्रमुख नेता थे। वे कई वर्षों तक विधान परिषद के सदस्य रहे। उनके निधन के समय फडणवीस की उम्र 17 साल थी। उनकी मौत के बाद खाली हुई विधान परिषद सीट पर नितिन गडकरी निर्वाचित हुए। देवेंद्र अपने छात्र जीवन के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े थे, लेकिन जल्द ही वो गडकरी के नेतृत्व में राजनीति में सक्रिय हो गए। 1992 में वो पहली बार 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम में पार्षद बने। फडणवीस जल्दी नागपुर के मेयर भी हो गए, लेकिन फडणवीस का लक्ष्य इससे बड़ा था।
1999 में जब शिवसेना बीजेपी गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, तब फडणवीस पहली बार विधानसभा पहुंचे और साल 2013 तक आते आते वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनने में कामयाब हो गए। सफलता का यह सिलसिला तीसरी बार महाराष्ट्र की कमान संभालने तक जा पहुंचा है। महाराष्ट्रातल्या दीन दलित गोर गरीब आदिवासी शेतकरी शेतमजूर महिला ओबीसी अल्पसंख्याक सगळ्या समाजाला या ठिकाणी मी आश्वस्त करू इच्छितो की महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण उन्नतीकरता महाराष्ट्राच्या प्रगतीकरता 24 तास आमचं सरकार काम करेल।